Next, in modified Bass technique, what position of bristles is preferred? फर्स्ट इज ब्रिसल जो है वो 45 डिग्री पे रखते हैं एंड दे आर पोजिशन जिंजाइवली और पॉइंटेड जिंजाइवली, ठीक है, और अपाइकल एंड जो है ब्रिसल का वो सल्कस में जाना चाहिए. ऑलराइट, नाउ इन मॉडिफाइड बास टेक्निक द टूथब्रश इज हेल्ड इन सच अ वे दैट द ब्रिसल्स आर एट 45 डिग्रीज टू द जिंजाइवा विद द टिप ऑफ ब्रिसल्स इन टू द सल्कस. ठीक, bristles are gently vibrated by moving the brush handle in back and forth motion. Cool. Next, according to WHO, which week is celebrated as immunization week? तो अप्रैल में हम 24 से 30 अप्रैल के बीच में इम्यूनाइजेशन वीक मनाते हैं. ऑलराइट, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड इन द वीक ऑफ 24th to 30th April. Aim is to promote the use of vaccine and to protect people of all the ages. ठीक है. The theme of 2020 was that vaccines work for all. And the campaign will be focusing on how vaccines and people who develop and deliver and receive them are the heroes by protecting the world. ठीक है, protecting the health of everyone and everywhere. Next question is which probe is color coded at 5, 10, 15? तो आंसर है हमारे पास UNC 15 probe, University of North Carolina 15 प्रोब. ठीक है, इसमें मार्किंग होती है हमारी 5, 10 और 15 के ऊपर और हर एक मिलीमीटर की मार्किंग दी होती है, लेकिन क्लियर डिमार्केशन डार्क बैंड जो है वो 5, 10, 15 पर होता है. ठीक है, इसको क्लिनिकल रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है. ठीक है, एंड दीज आर फर्स्ट जनरेशन प्रोब्स, UNC 15 प्रोब्स. नेक्स्ट, Sullivan's index is used to study what? Sullivan's index is used to study the disability free life expectancy. डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको स्टडी करने के लिए सुलिवान्स इंडेक्स यूज़ किया जाता है. सुलिवान्स इंडेक्स बाय और डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दैट इज़ DFLE, इज़ अ मेथड टू कंप्यूट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी. ठीक है, कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जिसमें डिसेबिलिटी नहीं आ रही है. DFLE इज़ द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स इन एन इंडिविजुअल एंड इज एक्सपेक्टेड टू लिव of free of disability if current pattern of mortality and disability continues to apply. ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस द ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी. कितनी लाइफ जी बंदे ने और कितने टाइम तक वो नॉर्मल रहा, मतलब कोई से डिसेबिलिटी नहीं हुई. इसको हम सुलिवान्स इंडेक्स या फिर डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स के अंदर स्टडी करते हैं. नेक्स्ट, USA took first steps in water fluoridation in Grand Rapids in which year? तो आंसर इज जनवरी 1945. 1945 की जनवरी में किया था. 25 जनवरी 1945 जिस दिन हमारा हिमाचल डे होता है उस दिन. ठीक है, 1945 में सोडियम फ्लोराइड वॉज एडेड टू ग्रैंड रैपिड्स वाटर सप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ डेंटल केरीज. दिस रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द केरीज एक्सपीरियंस ऑफ अ 6-year-old चिल्ड्रन टू ऑलमोस्ट हाफ दैट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ऑफ द नियर बाय एरिया. मतलब जो फ्लोराइड ले रहे थे उनमें लगभग आधे बच्चों में केरीज नहीं हुई, rather than जब उनको कंपेयर किया गया विद द नियर बाय एरिया. नेक्स्ट, WHO थीम 2021 इज बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन. ठीक है, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, दैट इज द WHO थीम फॉर 2021. April 7 each year marks the celebration of World Health Day. वर्ल्ड हेल्थ डे, WHO डे कितने 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को. फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू एट द फर्स्ट असेंबली इन 1948, 1948 में पहली बार बनाया गया था. एंड सिंस इट्स इफेक्ट इन 1950, इसको असेंबल किया गया था 48 में और 1950 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था. द सेलिब्रेशन हैज़ एम टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ स्पेसिफिक हेल्थ थीम टू हाईलाइट अ प्रायोरिटी हेल्थ ऑफ कंसर्न फॉर WHO. जो भी प्रायोरिटी हेल्थ कंसर्न है उसको हाईलाइट करने के लिए, उसके बारे में नॉलेज देने के लिए ये चीज़ जो है वो स्टार्ट की गई थी. थीम फॉर 2020 वॉज ईयर ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ्स. 2020 वॉज द ईयर ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ्स, क्योंकि कोविड का टाइम चला हुआ था. टू ऑनर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ्स, रिकॉग्नाइजिंग देयर वाइटल रोल इन कीपिंग द वर्ल्ड हेल्थी ड्यूरिंग कोविड. हेल्थ फॉर ऑल वॉज अ मिशन टू अटेन गुड हेल्थ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स बाय 2000. ठीक, ये पुराना है. डिप्रेशन लेट्स टॉक, ये 2017 का थीम था. 17 पे खतरा, तो डिप्रेशन लेट्स टॉक वॉज 2017 का थीम. ठीक है. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2018 का थीम था कि सबकी हेल्थ कवरेज करवानी है इंश्योरेंस वगैरह के बेसिस पे, या फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सबकी हेल्थ कवरेज करेंगे. 2018 का विषय था ये. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ नॉन माइक्रोबियल केरीज एक्टिविटी टेस्ट. ठीक है. डेंटो बफ
इज़ अ नॉन माइक्रोबियल केरीज एक्टिविटी टेस्ट। बाकी 3 ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। डेंटोकल्ट इज़ अ माइक्रोबियल बेस्ड, ऑरिकल्ट इज़ अ माइक्रोबियल बेस्ड एंड एल्बंस इज़ अ माइक्रोबियल बेस्ड। लेकिन डेंटोबफ जो है दैट इज़ नॉन माइक्रोबियल बेस्ड। ठीक है, let's discuss the theory. Dento-Buff is simplified method to estimate the salivary buffer capacity. Dento-Buff जो salivary buffer capacity है उसको estimate करता है। इसमें क्या होता है, it consists of pH indicator paper that has been impregnated with the acid. pH paper उसके ऊपर acid डाला होता है। A small volume of saliva is added to the strip of the paper. After 5 minutes the color of the strip is compared with the chart. The colors have been chosen to indicate low, good और मीडियम बफर कैपेसिटी कि सलाइवा ने इस जो एसिडिक पेपर है इसको कितना न्यूट्रलाइज कर दिया, इसके बेसिस पे बफर कैपेसिटी नापी जाती है। दैट इज़ डेंटोबफ। डेंटोबफ इज़ नॉन माइक्रोबियल, ये सलाइवा के बेस पे चल रहा है और एसिड बेस बैलेंस के बेस पे चल रहा है। ठीक है, इस पे कलर स्ट्रिप के बेसिस पे हम जो रिजल्ट है उसको दे रहे हैं। सेकेंड इज़ डेंटो ऑकल्ट। ऑकल्ट हमारे पास जो मेथड है वो केरीज एक्टिविटी टेस्ट हमारा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की एक्टिविटी को देख के या फिर उसके लेवल्स को देख के किया जाता है। ओकल्ट बैक्टीरिया, ओकल्ट एक ऐड भी आती है, ओकल्ट याकुल्ट। ठीक है, ऑरिकल्ट तीसरा आता है, ऑरिकल्ट। ठीक है, ऑरिकल्ट हमारे पास इज़ यूज टू असेस द यीस्ट एसोसिएटेड एक्टिविटी इन ओरल कैविटी पर्टेनिंग टू केरीज। ठीक, लास्ट में आता है हमारे पास एल्बंस टेस्ट। Albans test is a simplified substrate for Snyder-Caries activity test that measures the ability of salivary microorganisms to form organic acids from a medium. Albans test simplified substrate से जो Snyder-Caries activity test है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें हम salivary microorganisms की जो ability है एक organic acid बनाने की उसको measure करते हैं। Next, karyogram is used for केरीज रिस्क असेसमेंट। ठीक है, केरीज रिस्क असेसमेंट के लिए केरियोग्राम को यूज़ किया जाता है। केरियोग्राम इज़ अ कंप्यूटर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मल्टीफैक्टोरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द डेंटल केरीज। ओके, एंड ऑल्सो एक्ट्स एज अ गाइड टू अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द केरीज रिस्क विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. It was given by Brett Hall D in 1996. Brett Hall D in 1996 to demonstrate the caries risk graphically. caries के रिस्क को हम graphically demonstrate करते हैं and expressed as the chance to avoid new caries. Okay, जिससे कि हमारे पास एक चांस मिल जाए ताकि हम नई caries को अवॉइड कर सकें. The graph is divided into 5 color coded sectors that are red, light blue, dark blue, yellow, green. ठीक है, जो कि डिफरेंट माइक्रोबियल एक्टिविटी, ससेप्टेबिलिटी और डाइट सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे डिफरेंट जो रीडिंग्स है उसके अंदर हम डाल सकते हैं और इन रीडिंग्स के बेसिस पर फाइनली वी कैन असेस द चांसेस टू अवॉइड द केरीज और या फिर हमारी ससेप्टेबिलिटी कितनी है उसको असेस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज अ केरीज रिस्क असेसमेंट टूल. केरीज रिस्क असेसमेंट टूल इज केरियोग्राम. केरियोग्राम इज केरीज रिस्क असेसमेंट टूल. ठीक है, अभी हमने जिसकी बात की थी. नेक्स्ट, एरिथ्रोसिन डाइपिगमेंट इज व्हाट अंडर FD&C गाइडलाइंस. इट इज़ FD&C रेड नंबर 3. ये इसका कोड है. यूज ऑफ एरिथ्रोसिन इन डेंटिस्ट्री इज एज अ प्लाक डिस्क्लोजिंग एजेंट. ठीक, द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट इज FDCA or FD&C are the set of laws passed by the authority to give the US Food and Drug Administration to oversee the safety of food, drugs, medical devices, cosmetics. ठीक, इन्होंने FDA वालों ने सर्टिफाइबल कलर्स दिए हुए हैं FD&C के रूल्स के अंदर. इनमें पहला है FD&C ब्लू नंबर 1. इसको बोलते हैं ब्रिलियंट ब्लू, दैट इज़ ब्लू इन कलर. ठीक, FD&C ब्लू नंबर 2. ब्लू नंबर 2 इज़ इंडिको कार्माइन. तीसरा है ग्रीन नंबर 3, दैट इज़ फास्ट ग्रीन FCF. ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास रेड नंबर 3, दैट इज़ एरिथ्रोसिन, दैट इज़ पिंक इन कलर. ठीक है, ये जो फास्ट ग्रीन था हमारे पास इट इज़ ग्रीन इन कलर, एरिथ्रोसिन इज़ पिंक इन कलर. उसके बाद आता है रेड नंबर 40, दैट इज़ एलूरा रेड. एलूरा रेड ये रेड इन कलर होता है. एलूरा रेड AC इज़ रेड इन कलर. ठीक, फिर येलो नंबर 5 आता है. येलो नंबर 5 इट इज़ टाट्राजीन, जो कि कलरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है. येलो इन कलर होता है टाट्राजीन. ठीक, उसके बाद येलो नंबर 6. नंबर 6 इज़ सनसेट.
सेट, 6 शब्द का सनसेट, 6 शब्द का हमारे पास 6, ठीक। सनसेट येलो FCF जो है वो हमारे पास येलो नंबर 6 आता है। अब सनसेट किस रंग का होता है? लगभग ऑरेंजिश रंग का होता है, तो येलो नंबर 6 इज ऑरेंज इन कलर, सनसेट येलो इज ऑरेंज इन कलर। Next, which osteodystrophy has normal periosteal and intramembranous bone formation but abnormal endochondral bone formation? Achondroplasia में हमारे पास नॉर्मल पेरियोस्टियल बोन फॉर्मेशन होती है और इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन भी नॉर्मल होती है, ठीक है, एकोंड्रोप्लेसिया के अंदर। लेकिन एंडोकॉन्ड्रल बोन जो है वो नहीं बन पाती, एज द नेम सजेस्ट, एकोंड्रोप्लेसिया, ठीक। The abnormality seen in the patients of achondroplasia is failure of endochondral ossification. Endochondral ossification नहीं हो पाती. Intramembranous and the periosteal ossification are normal, but endochondral ossification does not occur. Next, for white spongy nevus, the false is, तो पहले ट्रू की बात कर लेते हैं कौन कौन सी। White spongy nevus, it is autosomal recessive. It is a pre-malignant condition. White spongy nevus is present at the buccal mucosa एंड एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग, ठीक है, बक्कल म्यूकोजा और लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। बट वाइट स्पॉन्जी नीवस, इसके अंदर जो गलत ऑप्शन है दैट इज इट इज़ ऑटोजोमल डोमिनेंट, ये कभी भी ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं होता। वाइट स्पॉन्जी लीजन ऑल्सो कॉल्ड एज फेमिलियल वाइट फोल्डेड डिस्प्लेजिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन और वाइट फोल्डेड जिंजिवोस्टोमेटाइटिस और इन ओरल एपिथेलियल नीवस और कंजेनाइटल ल्यूकोकेराटोसिस और कैनन्स डिजीज़, ये सारे इसी के नाम है। पहला है फेमिलियल फोल्डेड डिस्प्लेजिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरा है वाइट फोल्डेड जिंजिवोस्टोमेटाइटिस, तीसरा है ओरल एपिथेलियल नीवस, चौथा है कंजेनाइटल ल्यूकोकेराटोसिस, पांचवा है कैनन्स डिजीज़, ठीक है। इट इज़ अ ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट बट विद इरेगुलर पर्टिनेंस। ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है बट इरेगुलर है, सभी पेशेंट्स में नहीं देखा गया है इसको, ठीक है। देयर इज़ नो डेफिनेट सेक्स प्रेडिलेक्शन। लीजन्स अकर ऑन चीक, पैलेट, जिंजाइवा, floor of the mouth and portions of the tongue, ठीक। In white spongy nevus, the mucosa appears thickened and folded or corrugated with a soft spongy texture। कैसा texture हो जाता है? Soft spongy texture हो जाता है with a peculiar white opalescent hue, ठीक है। With white opalescent hue हमारे पास spongy texture हो जाता है। There is sometimes a minimal amount of folding present. Ragged white areas may also be present which can be removed sometimes by gentle rubbing off without ensuing bleeding. स्क्रेपेबल लीजन्स होते हैं विदाउट ब्लीडिंग। रैग्ड बॉर्डर जो होते हैं वो कभी कभार रब ऑफ हो जाता है जब हम उसको स्क्रेप कर रहे होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, द लीजन्स देमसेल्व्स आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली और एसिम्टोमेटिक होते हैं। उनके लिए कोई करंट ट्रीटमेंट नहीं है इस कंडीशन के लिए, सिंस इट इज़ परफेक्टली बेनाइन, द प्रोग्नोसिस इज एक्सीलेंट। Next, all of these are the features of melanotic neuroectodermal tumor of infancy except, ठीक है। तो सारे फीचर्स की पहले बात कर लेते हैं, कौन कौन सा फीचर हो सकता है। न्यूरोएक्टोडर्मल इन ओरिजिन, पहली चीज़ मेलानोटिक न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर ऑफ इन्फेंसी है तो न्यूरोएक्टोडर्मल इन ओरिजिन होगा। नेक्स्ट, इट इज़ फास्ट ग्रोइंग, इट इज़ ब्लैक ब्लू नेक्रोटिक बोन इज सीन, ठीक है। ब्लैक ब्लू नेक्रोटिक बोन भी मेलानोटिक न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर ऑफ इन्फेंसी के अंदर देखा जाता है। फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ ऑलवेज बेनाइन, ये हमेशा बेनाइन नहीं रहता है, दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक। लेट्स गो विद एक्सप्लेनेशन। मेलानोटिक न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर ऑफ इन्फेंसी, दैट इज़ MNTI, इट इज़ अ बेनाइन ट्यूमर ऑफ न्यूरल क्रेस्ट ओरिजिन, बेनाइन ट्यूमर ऑफ न्यूरल क्रेस्ट ओरिजिन। इट इज़ रैपिडली ग्रोइंग, नॉन अल्सरेटेड, darkly pigmented lesion, and radiographically it is unilocular or rarely occur as a multilocular radiolucency with appearance of invasive malignant neoplasm। इसकी जो appearance आती है मेलानोटिक न्यूरोडर्मल ट्यूमर ऑफ इन्फेंसी की, ये एक malignant invasive malignant appearance देता है, ठीक है। 90% ऑफ द केसेस आर सीन इन लेस देन 1 year ऑफ एज, मतलब 1 से 6 महीने के अंदर ही 90% केस आ जाते हैं। ग्रेटर देन 90% आर सीन इन हेड नेक रीजन, हेड नेक रीजन पे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। मेन साइट बीइंग द एंटीरियर मैक्सिलरी रिज वेयर द ट्यूमर कैन डिस्प्लेस और डिस्ट्रॉय द डेवलपिंग डेसिडुअस एंड परमानेंट डेंटेशन, ठीक है। सम पेशेंट्स हैव हाई यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ विनाइल मैंडेलिक एसिड, कौन सा? VMA, विनाइल मैंडेलिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, सजेस्टिंग अ न्यूरल क्रेस्ट ओरिजिन।
Elevated levels of VM may also occur in some other tumors such as pheochromocytoma, ganglioneuroblastoma, retinoblastoma and neuroblastoma. इन ट्यूमर्स के अंदर भी ये ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि pheochromocytoma, ganglioneuroblastoma, retinoblastoma and neuroblastoma. Histologically, it is non-encapsulated, infiltrating tumor mass. Fontana stain can be used to demonstrate melanin pigment. कौन सा स्टेन? Fontana stain. फोंटाना या फोंटेना आप बोल सकते जो भी. नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज सर्जिकल एक्सीजन विद 5 मिलीमीटर मार्जिन, मतलब 5 मिलीमीटर मार्जिन के साथ सर्जिकल एक्सीजन करते हैं. लगभग पार्शियल मैक्सिलेक्टोमी भी हम करते हैं इसके अंदर. रिकरेंस केस इज 15 to 20%. अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ ट्यूमर्स आर मैलिग्नेंट. ओनली विद रेयर ट्यूमर्स प्रोड्यूस मेटास्टेसिस. 1% ट्यूमर जो है वो मैलिग्नेंट है और रेयरली ये मेटास्टासाइज करते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज फॉल्स फॉर अमीलोब्लास्टोमा? 4 ऑप्शन दिए हमारे पास. तो अमीलोब्लास्टोमा इज नेवर एनकैप्सुलेटेड, तो दैट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमीलोब्लास्टोमा. बाकी ऑप्शन जो सही है उनके बारे में डिस्कस करते हैं. इट कैन बी सॉलिड और मल्टीसिस्टिक. इट कॉजेज रिजॉर्प्शन ऑफ रूट. ठीक. इट इज़ फॉर्म ड्यू टू ओडोंटोजेनिक रेमिनेंट्स ऑफ एपिथेलियम. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन ओडोंटोजेनिक न्यूप्लाज्म आफ्टर ओडोंटोमा. सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है दैट इज़ ओडोंटोमा. सेकंड मोस्ट जो है दैट इज़ अमीलोब्लास्टोमा. कोई एज की प्रेडिलेक्शन नहीं होती. पीक एज इंसिडेंस 20 से 35 साल के बीच में हो सकती है. किसी इम्पैक्टेड टूथ के साथ हो सकता है, डेंटिजरस सिस्ट के साथ हो सकता है. ठीक है. मैंडिबल में ज़्यादा अकर करता है रादर दैन मैक्सिला. थर्ड मोलर एंगल रीजन पे ज़्यादा अकर करता है. नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होती. न्यूरल इन्वेजन इतना ज़्यादा नहीं होता. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ फॉल्स रिगार्डिंग ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ? ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ जो है वो इट इज़ प्राइमरली एन इन्फेक्शियस डिजीज़. इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. इट इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज़. ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है. इट इज़ ड्यू टू द रेडिएशन डोज अबव 7000 रेडॉन्स that causes the radionecrosis. It is due to avascular necrosis. That is a true statement. It is more commonly seen in mandible than in maxilla, क्योंकि mandible के अंदर हमारी जो blood supply है that is more narrower than maxilla. Maxilla में हमारे पास copious blood supply है. Osteoradionecrosis is very often aseptic necrosis of a tissue that is hypocellular, hypovascular, hypoxic. 3 चीज़ें देखी जाती हैं, hypocellular, hypovascular and hypoxic. ठीक है, ये ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस के अंदर होता है. ऑल्सो नो दैट इन ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस is an acute form of osteomyelitis that is caused by damage to the intraosseous blood vessels and is characterized by chronic painful infection and necrosis accompanied by late sequestration and sometimes the permanent deformity of the organ. 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, रेडिएशन, ट्रॉमा और इन्फेक्शन आफ्टर रेडिएशन. ये तीनों फैक्टर होने चाहिए, रेडिएशन, ट्रॉमा, इन्फेक्शन. द अकरेंस ऑफ ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस इज अनप्रेडिक्टेबल एज इट मे गिव राइज or it may arise without any gross infection or trauma. The radiated mandible and the surrounding tissues develop hyperemia, inflammation and obliterative end arteriitis. The small vessels thrombose causing the hypovascular, hypocellular, hypoxic tissue which undergoes tissue breakdown, and the rate of cell lysis or collagen lysis and cell death exceeds the homeostasis. मतलब जितना बॉडी रिप्लेस कर सकती है उससे ज़्यादा हमारे पास कोलेजन की लीसेस हो जाती है, उससे ज़्यादा हमारे पास सेल डेथ हो जाती है, जिसे बॉडी रिपेयर नहीं कर पाती. वैस्कुलेचर को इनकैपेबल हो जाता है वैस्कुलेचर टू रिपेयर इट. ऑलराइट, सो मैंडिबल इज़ मोर कॉमनली अफेक्टेड इन ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस. ओवरऑल रिजल्ट में हमारे पास नॉन हीलिंग क्रॉनिक एसेप्टिक वुंड बन जाते हैं. ठीक. फैक्टर्स लीडिंग टू ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस हमने बात कर ली. इरेडिएशन टू द एरिया ऑफ प्रीवियस सर्जरी बिफोर एडिक्वेट हीलिंग, इरेडिएशन ऑफ लीजन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द बोन, और हाई डोज ऑफ इरेडिएशन विद और विदाउट प्रॉपर फ्रैक्शनाइजेशन, और यूज़ ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा ओरल रेडिएशन एंड इंट्रा ओरल इम्प्लांट्स. एक्स्ट्रा ओरल रेडिएशन दे रही है, इंट्रा ओरल इम्प्लांट है, इम्प्लांट भी थोड़ा ट्रॉमा देता रहता है, तो वहाँ पे भी ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस हो सकती है. पुअर ओरल हाइजीन, पुअर पेशेंट कॉपरेशन. ठीक है. सर्जरी इन द इरेडिएटेड एरिया, indiscriminate use of prosthetic appliances following radiotherapy, failure to prevent trauma. ठीक है. उसके बाद 10th आता है presence of numerous physical and nutritional problems prior to therapy. Presence of numerous physical and nutritional problems prior to therapy. Patients are most vulnerable to osteoradionecrosis of jaws in the first 2 years following radiotherapy. ठीक है.
Osteoradial necrosis is rarely reported with a total radiation dose less than 6000 रेडॉन्स. ठीक है, मतलब सबसे अगर 6000 रेडॉन से नीचे हमारे पास 6 हफ्ते की 6 वीक्स के अंदर रेडिएशन लग रही है तो उसमें बहुत कम चांसेस या फिर बहुत कम रिपोर्टिंग्स आई हैं फॉर ऑस्टियोरेडियल नेक्रोसिस. लेकिन ग्रेटर देन 7000 में हमारे पास 9% केसेस जो थे उसमें हमारे पास ऑस्टियोरेडियल नेक्रोसिस देखी गई थी. प्राइमरली ओरल and oropharyngeal cancer patients are at high risk of developing osteoradial necrosis. Next, which is false about pleomorphic adenoma. ठीक है, तो let's talk about the true options. It usually does not involve the facial nerve. Pleomorphic adenoma does not involve the facial nerve. That is true. Its deep lobe involvement causes swelling of the pretonsillar region. Pleomorphic adenoma अगर deep lobe में जाएगा तो peritonsillar region में जो है वो swelling हो जाएगी. It can be present both on hard and soft palate. Right, pleomorphic adenoma can be present. Right. अब गलत स्टेटमेंट क्या है? It is more common in males rather than in females, but in females it is more common. सही स्टेटमेंट क्या होगी? In females it is more common rather than males. Pleomorphic adenoma, it is most common salivary gland tumor. Salivary gland tumor most common जो है pleomorphic adenoma है. Females to male ratio जो होती है F2M, that is 6:4. 4th to 6th decade of life, average 43 years, it is seen. But इट्स ऑल्सो सीन इन यंग अडल्ट एंड चिल्ड्रन. ठीक है, मेजर साइट जो मेजर कॉम्प्लिकेशन की साइट होती है दैट इज़ पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और एरिया वहाँ पे रेयर होगा. पैरोटिड ग्लैंड में ज़्यादातर होता है, 90% हो जाता है. अमंग माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स 8% इन्वॉल्वमेंट है. पैलेट पे हमारे पास दोनों हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट पे 60 से 65% केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए. पैरोटिड में इट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स द लोअर पोल ऑफ द सुपरफिशियल लोब ऑफ द ग्लैंड. लोअर पोल को इन्वॉल्व करता है ऑफ द सुपरफिशियल लोब ऑफ द ग्लैंड. Cytogenic abnormalities chiefly involve 12q13 to 15. जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है उसमें PLAG1 जीन जो है वो देखी जाती है और वो क्रोमोसोम नंबर 8q12 पे देखी जाती है. प्यूटेटिव प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जीन दैट इज़ PLAG1 जीन, PLAG1 जीन. पैरोटिड ट्यूमर होता है इसके साथ. There is a palatal pleomorphic adenoma and rate of growth is slow to intermittent. Histologically, presence of both ductal and myoepithelial cells are seen with production of fibrous, mucinous and chondroid osseous areas. Treatment of pleomorphic adenoma is surgical excision. Next, HSPM stands for what? HSPM stands for deciduous molar hypomineralization. Okay. ये ऑप्शंस में दिया हुआ है डेसिडुअस मोलर हाइपोमिनरलाइजेशन. ठीक है, इसका वैसे नाम होता है हाइपोमिनरलाइज्ड लीजन्स ऑन द सेकंड प्राइमरी मोलर्स दैट इज HSPM. इट इज़ अ प्रेडिक्टेबल साइन ऑफ मोलर इंसाइजल हाइपोमिनरलाइजेशन और हाइपोप्लेजिया. ठीक है, MIH का जो है प्रेडिक्टेबल साइन जो है दैट इज HSPM, दैट इज हाइपोमिनरलाइज्ड लीजन्स ऑन सेकंड प्राइमरी मोलर्स. इसकी एक्सप्लेनेशन सेज दैट hypomineralization is seen in permanent first molar and incisors first. permanent first molar और incisors के ऊपर सबसे पहले hypomineralization के जो लीजन है वो देखे जाते हैं. नेक्स्ट विच इज़ नोन एज द फर्स्ट विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी. देखो 7 to 31 मंथ्स ऑफ एज जो होता है दैट इज़ द फर्स्ट विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी. ऑलराइट, कॉफील्ड ने 1993 में एक स्टडी कंडक्ट की थी टू असेस द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस इन 46 मदर चाइल्ड पेयर्स. उसने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है वो ओरल कैविटी को कॉलोनाइज नहीं कर पा रहा जब तक दांत नहीं आ रहे, क्योंकि उसको एक डीस्क्वेमेटिंग सरफेस सच एज टीथ चाहिए रहता है ताकि वो सस्टेन कर पाए, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस सस्टेन कर पाए. इनिशियल जो स्टेन्स होती हैं, इनिशियल स्टेजेस में उसने 7 to 31 मंथ्स ऑफ एज के बच्चों के अंदर ही स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस को देखा. ठीक, और मीडियन एज जो थी वो 26 मंथ की थी. ये होती है फर्स्ट विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी दैट इज़ फ्रॉम 7 to 31 मंथ्स ऑफ एज. इसके बाद आती है सेकंड विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी. सेकंड विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी अकर्स बिटवीन 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज. 6 से 12 साल के बीच में सेकंड विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी आती है जो हमारे परमानेंट टूथ के इरप्शन के साथ आती है. नेक्स्ट, हाउ मच इज़ द सेकेंडरी मीजियल मूवमेंट ऑफ परमानेंट टीथ. तो इसमें बेसिकली लीवे स्पेस पूछ रहा है. सेकेंडरी मीजियल मूवमेंट ऑफ द परमानेंट टीथ हमारे पास होती है 1.8 मिलीमीटर इन द अपर आर्च एंड 3.4 मिलीमीटर इन द लोअर आर्च. ठीक, द मीजियल डिस्टल विड्थ of primary canine and the primary first and second molar, it is greater than the mesodistal width of permanent canine and second premolar, first and second premolar मिला के.
क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस जो होता है इसको हम कहते हैं लीवे स्पेस ऑफ नैंस. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मिलीमीटर इन द अपर आर्च. ठीक है, तो 0.9 मिलीमीटर ईच साइड आ जाता है, 0.9 मिलीमीटर ईच साइड, और 3.4 मिलीमीटर आ जाता है इन द लोअर आर्च, 1.7 millimeter on each side. Utilization of this leeway space and thus mesial migration of permanent first molar to establish class 1 molar relationship, it is called as secondary mesial movement or late mesial shift. ठीक है, लेट mesial shift leeway space की वजह से होती है. L for late, L for leeway space. Early mesial shift occurs by the eruptive forces of the permanent molars pushing the deciduous molars forward, thereby utilizing the primate spaces. Early जो mesial shift होती है जब हमारा 6 या फिर 6 साल की उम्र में हमारे पास जो हमारा पहला मोलर है वो उग रहा होता है, तब हमारे पास अर्ली mesial शिफ्ट होती है. ठीक, और ये प्राइमेट स्पेस को क्लोज करती है. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज डज नॉट कॉज इंसिपिएंट लीजन रीमिनरलाइजेशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड. देखो, ड्यूराफैट जो है वो फ्लोराइड का एक सोर्स है, तो वो भी रीमिनरलाइजेशन करवाता है, रीमिनरलाइजेशन. स्टेनस फ्लोराइड डज इट, APF जेल does it because they all are releasing fluoride into the oral cavity. But resin infiltrate हमारा लीजन का शक्ल है, लीजन के ऊपर की जो शक्ल है उसको गायब करता है, खाली उसको सिर्फ मास्क करता है, बट इट डज नॉट कॉज रीमिनरलाइजेशन. ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड रेजिन इन्फिल्ट्रेट नहीं बना सकता. Although all these agents may be used for incipient lesion remineralization, the mechanism of action of resin infiltrate is different and not by the formation of calcium fluoride. देखो, ड्यूराफैट, स्टेनस फ्लोराइड, APF gels, they are fluoride based remineralization agents which aid in formation of highly concentrated fluoride rich layer on the tooth, that is calcium fluoride बना देता है, as well as incorporation of fluoride in the hydroxyapatite crystals. ठीक, बट रेजिन इन्फिल्ट्रेशन दैट इज़ अ न्यूअर टेक्निक. रेजिन इन्फिल्ट्रेशन नई टेक्निक है, दैट इज़ फॉर करेक्शन ऑफ वाइट स्पॉट लीजन्स. जो डीमिनरलाइजेशन की वजह से लीजन का वाइट स्पॉट बना है उसको करेक्ट करने के लिए, उसको मास्क करने के लिए यूज़ किया जाता है. So mild to moderate fluorosis stains, hypomineralized white spots, incipient caries and post-orthodontic treatment spots. These are masked by resin infiltration. The treatment aims to occlude the microporosities within the lesion. मतलब जो microporosities हैं उनको बंद करना है हमने. By infiltration of low viscosity, light curing resins that have been optimized for rapid penetration into the porous enamel. ठीक है, रैपिड पेनिट्रेशन इनटू द पोरस एनामल. द रेजिन पेनिट्रेट्स इनटू द लीजन बॉडी. रीजन कहाँ जाती है? लीजन बॉडी के अंदर जाती है. ड्रिवन बाय द कैपिलरी फोर्सेस, मतलब कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही लीजन के अंदर चल जाती है. जो जहाँ पे डीमिनरलाइजेशन हुई है वहीं पे रेजिन जो है अंदर जाके बैठ जा रही है. उसके बाद ये एक बैरियर बना देगी इनसाइड द लीजन, नॉट ऑन द लीजन सरफेस, बट सिर्फ बैरियर बना रही है, एक मास्क बना रही है. अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ रेजिन इन्फिल्ट्रेशन इज दैट द इनामल लीजन्स लूज देयर वाइटिश अपीयरेंस व्हेन द माइक्रोपोरोसिटीज आर फिल्ड with the resin and they look similar to enamel. This principle of masking the enamel lesions by resin infiltration is based upon changing in light scattering within the lesions. All right. Next question, what happens to arch length when mixed dentation is changed to permanent dentation? जब mixed dentation से permanent dentation की तरफ शिफ्ट करते हैं तो सारे स्पेसेस जो हैं वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं. So arch length will become decreased. Arch length basically decreases from mixed dentation period through 16 to 17 years of age. ठीक है, क्यों होता है? Because of the closure of interproximal spaces of the posterior teeth. There is a lingual tipping of anterior teeth, especially in the maxillary incisors. Lingual tipping हो जाती है maxillary teeth की. थर्ड, हमारे पास नॉर्मल वियर हो जाता है proximal contact areas का of all the teeth. और पीछे वाले जो इरप्टिंग मोलर्स हैं वो फोर्स लगा रहे होते हैं, तो उन फोर्सेस की वजह से देयर इज़ अ डिक्रीज इन आर्च लेंथ. क्योंकि ये वियर हो गया, स्पेस बन गया, फोर्स लगी, ये स्पेस क्लोज हो गया. सो दिस विल लीड टू डिक्रीज इन आर्च लेंथ. नेक्स्ट, वाइप-होल्म स्टडी वाज डन इन हाउ मेनी इनमेट्स ऑफ मेंटल हॉस्पिटल. 436 इनमेट्स के ऊपर वाइप-होल्म स्टडी करी गई थी, 436 इनमेट्स के ऊपर. इन 1939 Swedish government they conducted a study in Vipe-Holm Hospital, Lund, in institution of mentally disturbed individuals to assess the relationship of diet and caries. ठीक है, इसकी स्पेलिंग यही है, जगह की स्पेलिंग. ठीक,
ना फाइनली सबसे पहले उन्होंने स्टडी कर दी, फाइनली 436 पेशेंट जो थे उनको कंक्लूड किया गया। सबसे पहले कंक्लूजन में क्या क्या किया गया कि रिस्क ऑफ शुगर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ केरीज एक्टिविटी। अगर शुगर ज़्यादा फॉर्म में, स्टिकी फॉर्म में कंटेन कर रहे तो अगर वो रिटेन कर रही दांत के ऊपर तो रिस्क ऑफ केरीज इंक्रीज, ये पहली चीज़ थी। सेकंड इज केरीज एक्टिविटी इज ग्रेटेस्ट व्हेन द शुगर इज कंज्यूम्ड इन बिटवीन द मील्स। इन बिटवीन मील जब हम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं तब केरीज ज़्यादा हो रही थी। थर्ड इज केरीज एक्टिविटी डिसअपियर्स ऑन विड्रॉल ऑफ केरियोजेनिक फूड स्टफ। अगर हम शुगर्स वगैरह नहीं खाएंगे, अगर हम फाइबर वाला फूड खाएंगे तो केरीज एक्टिविटी जो है वो डिसअपियर कर जा रही थी। फोर्थ, केरियस लीजन्स कंटिन्यू टू अपेयर डिस्पाइट ऑफ अवॉइडेंस ऑफ रिफाइंड शुगर, मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन टू नेचुरल शुगर्स एंड टोटल डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे थे और नेचुरल शुगर के साथ भी स्टिक कर रहे थे तब केरियस लीजन अपेयर कर रहे थे अगर दांत साफ नहीं रह रहे। फिफ्थ वॉज द रिस्क ऑफ केरीज एक्टिविटी इज इंटेंसिफाइड विद इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ शुगर। ठीक है, कितनी ड्यूरेशन के लिए शुगर जो है वो दांत की स्टिक सरफेस के ऊपर लगा रह रहा है, वो भी केरीज एक्टिविटी को शो कर रहा था, इंक्रीज शो कर रहा था वहाँ पे। ठीक है, कि क्लियरेंस नहीं हो पा रही है तो दैट देयर विल बी इंक्रीज रिस्क ऑफ केरीज। नेक्स्ट, what was the age of children whose data was considered for analysis in Hopewood House study? Hopewood House study की analysis में जो डेटा था वो 10 से 15 साल की उम्र के बच्चों का लिया गया था। NSW is New South Wales, Australia, on the stipulation that the children of Hopewood House should be raised on a diet that excluded refined carbohydrate. इन बच्चों को refined carbohydrate नहीं दिए गए। It was a study that 15-year observational NSW इज़ न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, 1942 में एक मैंशन के अंदर ये चीज़ हुई थी। 15 साल की स्टडी थी, लास्ट के 5 साल में इन्होंने बच्चों को एग्जामिन किया था। ठीक है, 81 चिल्ड्रन इंक्लूड किए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इनको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट नहीं दी गई थी। ठीक है, दे वर नॉट गिवन द डाइट ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो इट वॉज सीन दैट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years एज रेंज ऑफ द चिल्ड्रन एग्जामिन्ड वॉज 10 to 18 years। लास्ट के जो 5 साल थे इस स्टडी के, उसमें 10 से 18 साल के बच्चों की, जो 10 से 18 साल की उम्र के बच्चे थे, उनकी एग्जामिनेशन की गई। द रिजल्ट शोड दैट द इंस्टीट्यूशनलाइज चिल्ड्रन हैड लीस्ट डेंटल केरीज टू इनसिग्निफिकेंट लेवल ऑफ डेंटल केरीज, मतलब बहुत कम डेंटल केरीज थी बिकॉज ऑफ अ स्पार्टन डाइट। स्पार्टन डाइट मीन्स अ हेल्दी डाइट विदाउट बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनफेवरेबल ओरल हाइजीन। मतलब इन बच्चों को फ्लोराइड भी नहीं दिया गया और इनका मुंह ऐसा बना दिया गया कि बैक्टीरिया के लिए जो इन्वायरमेंट है वो अनफेवरेबल हो जाए। मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे रहे, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे रहे, तो वहाँ पे केरीज बहुत कम देखी गई। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिहाइड्रेशन टाइम फॉर अ फ्रैक्चर टू सेगमेंट इफ़ पेशेंट कम्स टू यू विद इन 30 minutes ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, तो आंसर इसमें दिया हुआ है, दैट इज़ 15 minutes। सी फ्रैक्चर टू सेगमेंट का मतलब है कि कोई दांत टूट गया है जो कि हमारे पास पेशेंट 30 मिनट के अंदर लेके आ रहा है। अब 30 मिनट में वो डिहाइड्रेट हो गया होगा, तो जिससे कि वो चौकी या फिर ओपेक दिखना शुरू हो गया या फिर अपनी ट्रांसलूसेंसी लूज कर देगा, तो हमें उसे रिहाइड्रेट करना पड़ेगा। फर्स्ट वी विल वॉश विद द सलाइन, वॉश द सॉकेट विद द सलाइन एंड क्लीन होल ऑफ द टिश्यू जहाँ पे हमने उसको री इम्प्लांट करना है। ठीक है, हमें रिहाइड्रेशन की क्यों जरूरत पड़ रही है? हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर कंटेंट, ऑप्टिकल अपीयरेंस और मैकेनिकल स्ट्रेंथ तीनों को मेंटेन करने के लिए रिहाइड्रेट कर रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट का मतलब है कि फ्रेगमेंट शुड बी केप्ट इमर्स्ड एट लीस्ट फॉर 15 minutes इन अ हाइड्रेटिंग मीडिया दैट इज सलाइन और वाटर before bonding into the tooth surface. ठीक, this specific 15-minute period is supported by studies showing that 15 minutes is enough to reduce the aesthetic restore. ठीक है, रिस्टोर करवा देता है एस्थेटिक ट्रांसलूसेंसी। 15 minutes is enough to restore the fracture resistance even if the fragment have been dehydrated for up to 24 hours. ठीक है, एक फ्रेगमेंट जो 24 घंटे तक बाहर रहा है उसको भी अगर रिहाइड्रेट करके इम्प्लांट किया गया है तो वहाँ पे ज़्यादा सक्सेस ऑफ द रिजल्ट इज सीन। ठीक है, रिहाइड्रेशन से क्या क्या इंप्रूव हो रहा है? एस्थेटिक, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। देयरफॉर 15 minutes of rehydration is sufficient and is recommended before reattachment of the segment. Next, after avulsion, the tooth has to be treated with 2% sodium fluoride. हम क्यों की जाते हैं? देखो, 2% सोडियम फ्लोराइड से कितने टाइम के लिए करते हैं हम? 20 minutes के लिए। ये पूछ रहा है सबसे पहले क्वेश्चन ये। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर avulsion, the tooth has to be treated with 2% sodium fluoride for how many minutes? Answer is 20 minutes. Why do we do this? Because when the extraoral dry time is more than 60 minutes, the first step will be to remove the PDL. Okay, this should be done followed by treatment with sodium fluoride. Why are we treating with sodium fluoride for 20 minutes? This will delay the ankylosis.
ठीक है, सोडियम फ्लोराइड के साथ जब ट्रीट कर देते हैं सो इट विल डिले द एंकालोसिस ऑफ द री इम्प्लांटेड टूथ, जो हमने री इम्प्लांट किया। लेकिन एंकालोसिस डिले हो रही है, प्रिवेंट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बनता है फ्लोर एपेटाइट। जब दांत जो है चिपक जाता है या बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है दांत को दोबारा, तो फ्लोर एपेटाइट बनता है वहाँ पे। ठीक, फ्लोर एपेटाइट जो है वो रादर देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट डिले करवा देता है एंकालॉस। एंकालॉस होने के लिए टाइम लगाता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई आफ्टर अवल्जन द टूथ हैज़ टू बी ट्रीटेड विथ 2% सोडियम फ्लोराइड, अगर जो ड्राई टाइम है वो 60 मिनट्स को एक्सीड कर रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड बायोमॉडिफिकेशन टाइम फॉर रूट कंडीशनिंग इज हाउ मच? सिट्रिक एसिड बायोमॉडिफिकेशन इज कैरिड आउट फॉर 2 to 5 minutes. It also has the same criteria. If the extra oral dry time is greater than 60 minutes, then the first step is to remove the remaining damaged PDL. That is critical extra oral dry time of 20 minutes अगर exceed कर गया तो हमें PDL को remove करना पड़ता है. After this, the viability of the PDL cells is significantly reduced. देखो 20 मिनट के बाद हमारे जो PDL cells हैं उनकी viability reduce हो जाती है. To slow down the process of ankylosis, the remaining PDL should be removed, because otherwise it will become a stimulus for inflammation. अब inflammation will do what? Inflammation will accelerate the infection related resorption. ठीक, so there are 3 methods to remove the remaining PDL. First is gentle scaling and root planing. Second is soft pumice prophylaxis, and third is citric acid 3% reconditioning of the root. ठीक है, 3% citric acid यूज़ करते हैं 3 minutes के लिए for root conditioning or for dissolution of the damaged or died or significantly inviable या significantly reduced PDL cells. ठीक है, मतलब बेसिक PDL cells को निकालने के लिए सिट्रिक एसिड हमने यूज़ किया. नेक्स्ट इज टूथ ब्रशिंग टाइम पर सेशन फॉर अ चाइल्ड शुड बी हाउ मच? पर सेशन फॉर अ चाइल्ड शुड बी एट लीस्ट 1 minute. In children, though the oral hygiene procedures should be performed at least once a daily, preferably twice a daily should be done under parental supervision. The teeth should be brushed at least for 1 minute with a fluoride dentifrice, and other plaque removal activities are added to this time. ठीक है, मतलब कुरला वगैरह भी करवा सकते हैं, फ्लॉस भी करवा सकते हैं. ठीक, बाकी प्लाक रिमूवल एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं अगर आपको ब्रश नहीं करवाना है तो, बट एटलीस्ट वंस यू नीड टू ब्रश द टूथ ऑफ द चाइल्ड. Next, 38% of silver diamine fluoride is used for what? 38% silver diamine fluoride is used for cavitated lesion remineralization. ठीक है, हम इसको प्राइमरी परमानेंट टूथ दोनों में यूज़ कर सकते हैं. सिल्वर डायमंड फ्लोराइड अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, खुद ये कलरलेस होता है, जिसमें सिल्वर और फ्लोराइड दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, जो कि दांत के ऊपर लगाने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और अमोनिया उड़ जाता है. ठीक, जिससे कि हमारे पास एक स्टेनिंग, ब्लैक स्टेनिंग जैसे आ जाती है इसके ऊपर. 38% सिल्वर डायमंड फ्लोराइड के अंदर 4800 44,800 पार्ट्स पर मिलियन सिल्वर डायमंड फ्लोराइड होता है 38% के अंदर. इंडिकेशंस कहाँ हैं कि एडवांस लीजन जो है, एडवांस कैविटेटरी लीजन्स किसी भी कॉर्नल सरफेस के ऊपर, उसको अरेस्ट करवाने के लिए हम सिल्वर डायमंड फ्लोराइड यूज़ करते हैं. ये प्राइमरी टीथ में भी यूज़ कर सकते हैं, परमानेंट टीथ में भी यूज़ कर सकते हैं. परमानेंट में तभी करेंगे जब पेशेंट जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, या फिर बैठ नहीं सकता, या फिर उसको दिक्कत इतनी है कि वो इतना फोबिया है उसको कि वो दांत का काम नहीं करवा सकता. सो इट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट टू रेजिस्ट और टू अरेस्ट द कैविटेटेड केरियस लीजन्स. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है? देखो, इट एड्स इन रीमिनरलाइजेशन ऑफ इनामल एंड डेंटिन. पेनिट्रेशन इन डेंटिन बीइंग मोर, डेंटिन ज़्यादा हमारे पास पोरस होती है एज़ कम्पेयर टू इनामल, तो उसमें पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है. दैट इज़ 200 माइक्रॉन्स तक की पेनिट्रेशन हो जाती है. दैन इन इनामल, इनामल्स की जो थिकनेस होती है वो 920 माइक्रॉन्स होती है, तो इनामल में कम हमारे पास पेनिट्रेट कर पाती है सिल्वर डायमंड फ्लोराइड. सिल्वर सॉल्ट्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ कैरियोजेनिक बैक्टीरिया एज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूसेंस, एक्टिनोमाइसिस एंड लैक्टोबैसिलस. ठीक है, ये इनहिबिट कर देते हैं कैरियोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को. एक्टिनोमाइसिस एंड लैक्टोबैसिलस सिल्वर डायमंड फ्लोराइड स्टेन्स आर द कैरियस डेंटिन. Black and arrested lesions have been significantly increased micro hardness and resistant to adherence of biofilm. जहाँ पे भी सिल्वर डायमंड फ्लोराइड डालते हैं वहाँ पे ब्लैक हो जाता है लीजन. डेंटिन तो ब्लैक होती है स्टेन, ठीक है, और वहाँ पे माइक्रो हार्डनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है मल्टीपल लेवल्स नॉर्मल से, और बायोफिल्म की डिपोजिशन और डीमिनरलाइजेशन कम हो जाती है. ठीक है, क्योंकि बायोफिल्म की डिपोजिशन कम होगी, बैक्टीरियल एक्शन कम होगा, तो डीमिनरलाइजेशन भी कम होगी. इट डज़ नॉट स्टेन द साउंड इनामल.
एक चीज़ है, सिल्वर डायमंड फ्लोराइड कभी भी साउंड इनामल को स्टेन नहीं करता है। इट ओनली स्टेन्स द केरियस इनामल एंड केरियस डेंटिन। नॉर्मल डेंटिन को कर देगा लेकिन साउंड इनामल को नहीं करता है। लेट्स गो विद द बेसिक्स। देखो, अगर प्राइमरी टूथ है, उस पर कॉर्नल सरफेस पे कोई लीजन बना है, ऑक्लूसिव सरफेस पे कोई लीजन बना है, अप्रॉक्सीमेट सरफेस पे या फिर फेशियल लिंगुअल सरफेस पे, तो क्या क्या प्रोटोकॉल रहेगा? ठीक है, फर्स्ट वी हैव फेशियल और लिंगुअल सरफेस, जिन पे केरीज होना सबसे पहले मुश्किल होती है। कैविटेटेड लीजन होता है तो उसमें हम सोडियम सिल्वर डायमंड फ्लोराइड दैट इज 38% उसे यूज़ करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़? वी आर गोइंग टू यूज़ 38% सिल्वर डायमंड फ्लोराइड। अगर नॉन कैविटेटेड लीजन है देन वी विल गो फॉर 1.23% APF जेल और 5% सोडियम फ्लोराइड वार्निश। नॉन कैविटेटेड लीजन के अंदर हमारे पास आ जाते हैं वाइट स्पॉट लीजन्स, ठीक, या फिर कोई ना कोई माइक्रो कोई स्पॉट बन गया है, या फिर आफ्टर ऑर्थोडोंटिक जो स्पॉट बनते हैं वो, ठीक है, ये सारे नॉन कैविटेटेड लीजन के अंदर आ जाते हैं। उसमें 1.23% APF जेल या फिर 5% सोडियम फ्लोराइड वार्निश जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कॉर्नल सरफेस के ऊपर अप्रॉक्सीमेशन जहाँ पे होती है, मतलब दो दांतों के बीच का कॉन्टैक्ट जो है वहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ रही है। नॉन कैविटेटेड लीजन है तो हम 5% सोडियम फ्लोराइड वार्निश या फिर रेजिन इन्फिल्ट्रेशन से उसको ठीक करेंगे। रेजिन इन्फिल्ट्रेशन बेसिकली जो जगह है जहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं उसको ब्लॉक कर देती है और वो एस्थेटिक रिजल्ट के लिए होती है। वो अंदर से दांत को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, फ्लोर एपिटाइट है, हाइड्रोक्सी एपिटाइट नहीं बनवा पाएगी। रेजिन इन्फिल्ट्रेशन प्लस 5% सोडियम फ्लोराइड वार्निश इज़ बेटर, मोर बेटर, और सीलेंट्स अलोन आर गुड फॉर नॉन कैविटेटेड लीजन्स। अगर कैविटेटेड है देन वी विल अगेन गो फॉर 38% सिल्वर डायमंड फ्लोराइड। सिल्वर डायमंड फ्लोराइड 38% यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑक्लूजल केरीज है, कैविटेटेड है, तो उसमें ऑक्लूजल केरीज में हम 38% सिल्वर डायमंड फ्लोराइड यूज़ करेंगे, ठीक। अब ऑक्लूजल केरीज में अगर नॉन कैविटेटेड लीजन है तो हम सीलेंट्स प्लस 5% सोडियम फ्लोराइड वार्निश या फिर सीलेंट्स अलोन कैन बी यूज्ड। 5% सोडियम फ्लोराइड वार्निश, 1.23% APF जेल, रेजिन इन्फिल्ट्रेशन प्लस 5% सोडियम फ्लोराइड या फिर 0.2% सोडियम फ्लोराइड माउथ रिंस जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक। और इन सभी के अंडर वी विल मॉनिटर द लीजन फॉर एग्जाम्पल फॉर हार्डनेस, फॉर टेक्सचर एंड फॉर कलर, ठीक है, अलॉन्ग विद रेडियोग्राफ्स पीरियोडिकली थ्रू द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक। ये एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है फॉर यूजेज ऑफ फ्लोराइड। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ अ नॉन फ्लोरिनेटेड वार्निश, ठीक। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। जो फ्लोरिडेटेड है उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज सोडियम फ्लोराइड, इट इज़ अ फ्लोरिडेटेड वार्निश। नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट पेस्ट, इट इज़ अ फ्लोराइड वार्निश। डाई कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रेट, इट इज़ अ फ्लोराइड वार्निश, ठीक। जो नहीं है इनमें से उसकी बात कर लेते हैं। दैट इज़ द 4 ऑप्शन, दैट इज़ केजीन फॉस्फोपेप्टाइड्स अमॉर्फस कैल्शियम phosphate, CPP, ACP. CPP is casein phosphopeptides and ACP is amorphous calcium phosphate. ये नहीं है fluoridated varnish. Let's go with the explanation. Various fluoride varnishes including Durafat. Durafat is sodium fluoride 5%. Floor protector, that is difluorosilane. Floor protector, that is difluorosilane. Carex, CAREX, जो कि 1.8% फ्लोराइड होता है। एंड देन वी हैव फ्लोरीटॉप। फ्लोरीटॉप इज़ 5% सोडियम फ्लोराइड। Carex इज़ 1.8% एंड फ्लोरीटॉप इज़ 5%। नेक्स्ट वी हैव, हमने बात की ACC, CPP की, दैट इज़ केजीन फॉस्फोपेप्टाइड्स, CPP, एंड amorphous calcium phosphate, that is ACP. Their function is to stabilize the calcium and phosphate levels in the tooth, preserving them in an amorphous or soluble form termed as a amorphous calcium phosphate, that is ACP. The CCP will also maintain the high activities of free calcium and phosphate ions for remineralization through the reservoir bond of ACP, commercially available as MI paste बोलते हैं इसको, या फिर GC टूथ मौसे, MOUSSE बोलते हैं इसको। ये बेसिकली रीमिनरलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, लेकिन ये फ्लोराइड बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट है नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिसकी हमने बात की। नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज़ अ बायोएक्टिव एंड बायोकम्पैटिबल मटेरियल कंटेनिंग कैल्शियम नैनोफॉस्फेट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड 9000 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड। कितना? 9000 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड। इट इज़ डिसेंसिबलाइज नैनो P Brazil,
ठीक है, ये ब्रांड का नाम है डीसेंसिबिलाइज नैनोपी ब्राज़ील, ये ब्राज़ील में बना था, ब्रांड का नाम है। नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट पेस्ट है, 9000 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड है, और ये भी रीमिनरलाइजेशन में एक्ट करता है बाय एक्टिंग एज अ रिजर्वायर ऑफ फ्लोराइड एज वेल एज डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स ऑन द टूथ सरफेस। हाइड्रोक्सी एपेटाइट ये बनाता है, प्लस अब फ्लोराइड इसके अंदर, तो फ्लोर एपेटाइट भी बनाएगा, ठीक है। Because of calcium and phosphate, it is forming hydroxyapatite, right? And because of fluoride, it will form fluorapatite. So, in final, ये भी दांतों को strong बनाने में help कर रहे हैं। Next, pentavalent vaccine in an infant is given at what timings? Pentavalent vaccine दी जाती है 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks. 6 weeks पे दी जाती है, 10 weeks पे दी जाती है, and then 14 weeks पे pentavalent vaccine दी जाती है। See, pentavalent vaccine is a vaccine that contains 5 antigens, 5 antigen होते हैं इसके अंदर। डिप्थीरिया, pertussis, tetanus, hepatitis B and hemophilus influenza। ठीक, कौन सी? DPT और HH। HH से हमारे पास आया है hemophilus influenza टाइप B and hepatitis B, दोनों B हैं। It was introduced in India in 2011. As per the national immunization schedule, the pentavalent vaccine should be started for any child फॉर एज्ड मोर देन 6 वीक्स। 6 वीक्स से ज़्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए, उसके बाद उसे स्टार्ट कर दी जाता है, और 1 साल की उम्र तक इसे कंप्लीट कर दिया जाता है। 1 ईयर ऑफ एज तक हमें दे देना होता है, इसको स्टार्ट कर देना होता है। द फर्स्ट डोज इज़ गिवन ओनली आफ्टर अ चाइल्ड इज़ 6 वीक्स ओल्ड। उसके बाद द सेकेंड एंड थर्ड डोजेज आर गिवन एट 10 वीक्स एंड 14 वीक्स रिस्पेक्टिवली, राइट। Also, it's a form of pentavalent vaccine. There is no booster dose as per as universal immunization program by government of India. मतलब इसमें 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स के बाद हम जो है वो बूस्टर डोज नहीं देते, ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक।